नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे नायर के द्वारा आयोजित असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, जिसको शॉर्ट में एओएम के नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में हम लोग सहायक परिचालन प्रबंधक के नाम से जानते हैं। ये पद जो होता है यह ग्रुप बी के अंतर्गत आता है और यह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जैसा आप जानते हैं कि ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए 70% और 30% के तहत दो एग्जाम आयोजित किए जाते हैं। तो ये प्रश्न पत्र जो है जो 70% के तहत जो आयोजित किया गया था उसी का प्रश्न पत्र है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो प्रश्न होते हैं 70% प्रश्न जो होता है वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं और 30% प्रश्न जो होते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल संबंधित प्रश्न होते हैं। और जो 10 वो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, वो राजभाषा संबंधित प्रश्न होते हैं। इस तरह से कुल 110 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मात्र 100 प्रश्न को ही हल किया जाता है, यानी कि जो 10 प्रश्न राजभाषा के होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो इसमें हम लोग 70% यानी कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट को हम लोग हल नहीं करेंगे। अगर आप भी एओएम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इस प्रश्न पत्र की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। मैं आपको ये प्रश्न पत्र का पूरा पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। आज हम लोग इस प्रश्न पत्र में मात्र फाइनेंशियल और इस्टेब्लिशमेंट और राजभाषा संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसी को हल करेंगे। इससे क्या होगा कि अगर रेलवे में कोई भी ग्रुप बी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एपीओ की तैयारी कर रहा है, एओएम की तैयारी कर रहा है, एडीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, एई की तैयारी कर रहे हैं, एडीएमई की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों में जो होता है इस्टेब्लिशमेंट, फाइनेंशियल और जो राजभाषा के प्रश्न होते हैं ये कॉमन होते हैं और सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और बाकी जो 70% होता है वो आपके प्रोफेशनल सब्जेक्ट होते हैं, तो वो प्रोफेशनल सब्जेक्ट सबको अलग अलग पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल और राजभाषा संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का प्रश्न पत्र और रेलवे एचआरएमएस, उम्मीद कार्ड, ई ऑफिस और रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम संबंधित जानकारी और प्रश्न पत्र को हल कराता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है हम लोग 70 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 71 नंबर प्रश्न जो राजभाषा संबंधित है, इसका पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अनुच्छेद 343(1). तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, यानी कि आज का प्रश्न संख्या 2 है। इस ये प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में कौन सा राज्य राजभाषा नियमों के संबंधों में क क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत के राजभाषा से संबंधित नियम है उसके तहत जो है पूरे राज्य को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्षेत्र क, क्षेत्र ख और क्षेत्र ग। इसको इंग्लिश में हम लोग रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी के नाम से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो क्षेत्र क होता है वह क्षेत्र होता है जहां पे मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है और हिंदी लिखी जाती है। क्षेत्र ख जो होता है वहां पे हिंदी के साथ साथ जो होता है वहां की जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको बोला जाता है। और जो क्षेत्र क और क्षेत्र ख में नहीं आता है वैसे राज्यों को क्षेत्र ग में रखा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्षेत्र क के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे बिहार जो है यह क्षेत्र क के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य तौर पर भोजपुरी और हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश भी हिंदी भाषित क्षेत्र है, मध्य प्रदेश भी हिंदी भाषित क्षेत्र है, लेकिन जो पंजाब है यहाँ पे पंजाबी और पंजाबी के साथ जो होता है हिंदी बोला जाता है। तो इस क्षेत्र ख के अंतर्गत आता है। पंजाब जो होता है क्षेत्र ख के अंतर्गत आता है, यानी क्षेत्र क के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। प्रश्न संख्या है 73, रेलवे कर्मचारियों के लिए निर्धारित इन सर्विस हिंदी मिडिल स्कूल स्तर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्या है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण। जो मिडिल स्तर के
जो पाठ्यक्रम होता है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, वह होता है प्रवीण। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या है 74। राजभाषा का प्रयोग करने पर निम्नलिखित में कौन सा प्रोत्साहन दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि व्यक्तिगत नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार भी दिया जाता है, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार भी दिया जाता है। तो अगर आप राजभाषा में अच्छे तरीका से काम कर रहे हैं तो आपको उपरोक्त तीनों पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। प्रश्न संख्या है 75। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी दिवस है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अगर विश्व हिंदी दिवस की बात की जाए तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वह हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को ही अपनाया गया था। इसलिए हर 14 सितंबर को हम लोग राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न संख्या है 76। भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा आता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत सरकार के जो मंत्रालय है वह कौन सा है जिसके अंतर्गत राजभाषा आता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो होम मिनिस्ट्री होता है, यानी कि गृह मंत्रालय, उसी के अंतर्गत जो होता है हमारा राजभाषा आता है। और राजभाषा से संबंधित कोई भी अगर कार्य करना है तो उसका जिम्मेवारी जो है गृह मंत्रालय को दिया गया है। प्रश्न संख्या है आज का, हिंदी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति को क्या माना जाएगा? यानी कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी हिंदी परीक्षा में शामिल होने के लिए गए हैं, हिंदी निबंध प्रतियोगिता या कोई भी परीक्षा है उसमें शामिल होने के लिए गए हैं, तो उस दिन उनका अटेंडेंस के रूप में क्या भरा जाएगा? तो इसके लिए जो है कैजुअल लीव, लीव ऑन एवरेज पे, स्पेशल कैजुअल लीव, ड्यूटी। तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशल कैजुअल लीव यानी कि विशेष आकस्मिक अवकाश मिलता है उस दिन का। यहाँ पे करेक्ट आंसर में भी स्पेशल कैजुअल लीव दिया है, यानी कि स्पेशल सीएल लगता है। प्रश्न संख्या है 78। निम्नलिखित में से अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वह है इंग्लिश। करेक्ट आंसर भी इंग्लिश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 79 है, राजभाषा समन्वय समिति की आवधिक बैठक प्रत्येक कितने माह में आयोजित किया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर है वह 3 माह हो जाएगा। जो भी राजभाषा संबंधित समिति होता है उसका बैठक जो होता है 3 माह में होता है, चाहे वह डीआरएम स्तर पर हो गया चाहे जीएम स्तर पर हो गया, सभी की बैठक जो होता है वह 3 माह में होता है। लेकिन एक चीज को आपको याद करना पड़ेगा कि जो नगर राजभाषा आयोग का बैठक होता है, जो किसी नगर आयोग के अंतर्गत किया जाता है, उसका बैठक जो होता है 6 माह में एक बार किया जाता है। प्रश्न संख्या 80 है। देखिए यहाँ पे 10 राजभाषा संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जो समाप्त हो गए। अब आपका इस्टेब्लिशमेंट संबंधित प्रश्न आ गया है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। प्रश्न है कि मंडल राजभाषा समन्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? अभी भी राजभाषा संबंधित प्रश्न ही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मंडल स्तर पर राजभाषा संबंधित अध्यक्ष जो होते हैं वह होते हैं डीआरएम। अगर जीएम स्तर पे पूछा जाए, जोनल स्तर पे पूछा जाए कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपका जनरल मैनेजर यानी कि महाप्रबंधक। और अगर किसी नगर के अंतर्गत भारत सरकार का बहुत सारा कार्यालय है और वहां पे अगर राजभाषा का मीटिंग होता है जो 6 माह में एक बार कराया जाता है, तो वहां पे कौन अध्यक्ष होंगे? तो उस नगर में जो भारत सरकार के सबसे बड़ा ऑफिस होगा और उसमें सबसे सीनियर जो अधिकारी होंगे वही उस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, डीआरएम होंगे मंडल स्तर पर, जोनल स्तर पर हो जाएंगे आपको जीएम। अब हमारा शुरू होता है प्रश्न संख्या 1 यानी कि स्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल रूल से संबंधित। तो आज का पहला प्रश्न इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि मेट्रो रेलवे सहित भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए 70 दिया हुआ है, यानी कि भारत में कुल मेट्रो रेलवे सहित जो है 17 जोन है।
नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, एनपीएस स्टैंड फॉर, यानी एनपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो एनपीएस का पूर्ण रूप होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम, यहाँ पे राइट आंसर भी न्यू पेंशन सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट आंसर होता है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम, मेरे समझ से तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए नेशनल, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। लेकिन कहीं कहीं न्यू पेंशन सिस्टम भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम इसमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है। और ये जो लागू हुआ था एनपीएस, वो 1/1/2004 के बाद जो भी कर्मचारी भारत सरकार के अंतर्गत ज्वाइनिंग किए उन सभी पर एनपीएस लागू होता है, और उससे पहले जो कर्मचारी ज्वाइनिंग किए उस पे सभी पे ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय रेलवे में ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती कैसे होती है? तो भारतीय रेलवे में ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि सीधी भर्ती, तो जी, एनटीपीसी के तहत जो होता है, या आरआरबी के तहत जो है ग्रुप सी कर्मचारियों का सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ये भी सही है। प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप डी सर्विस, यानी कि ग्रुप डी सर्विस से प्रमोशन करके भी ग्रुप सी कर्मचारियों की भर्ती होती है, ये भी सही है। अन्य सेवा से स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर फ्रॉम अदर सर्विस, ये भी सही है। अदर सर्विस से ट्रांसफर करके रेलवे में जो होता है ग्रुप सी में भर्ती किया जाता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या है आपका 4 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आधार पर अनुकंपा नियुक्ति अनुमेय नहीं है? यानी कि जो अनुकंपा यानी कि कंपनसेशन अपॉइंटमेंट होता है, इसमें से किस आधार पर अनुकंपा में नौकरी नहीं दी जा सकती है? तो ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई रेलवे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर जाता है या स्थायी रूप से अपंग हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर जाए तो उनके जो डिपेंडेंट होंगे उनको एक को अनुकंपा दिया जाएगा, या स्थायी रूप से जो है अपंग हो जाएंगे तब भी उनको एक अनुकंपा दिया जाएगा। जब रेल दुर्घटना के कारण रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तब भी उनको एक अनुकंपा दिया जाएगा। जब रेलवे सेवा को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय संबंधित बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इस कंडीशन में जो है उनको अनुकंपा नहीं दिया जाएगा। जब रेलवे कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए, जब रेल कर्मचारी को गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय संबंधित बीमारी आदि से ग्रसित हो जाता है, अगर ग्रसित हो जाता है और वो अगर ड्यूटी करने के योग्य रहते हैं तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इस ऑप्शन में हम लोग देखेंगे तो सटीक ऑप्शन जो है, जब रेल कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है, यानी लॉन्ग अब्सेंट रहने पे कोई अनुकंपा नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर जो है 4 नंबर हो जाता है। लेकिन 3 नंबर जो है, इसमें अगर डॉक्टर यानी मेडिकल बोर्ड जो है उस कर्मचारी को डीकेटराइज नहीं करता है, ऑल कैटेगरी डीकेटराइज, यानी जो मेडिकल कैटेगरी होता है रेलवे में सभी मेडिकल से अनफिट जब तक नहीं होता है, तो आपको चाहे कोई भी बीमारी हो जाता है फिर भी उसके जगह कोई अनुकंपा नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ये ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में किसे महंगाई भत्ता के गणना के लिए छुट्टी के रूप में नहीं माना जाएगा? यानी कि जब आप छुट्टी पर हैं तो आपको कौन सा ऐसा छुट्टी है जिसमें महंगाई भत्ता आपको छुट्टी के दौरान पेमेंट के तौर पर नहीं दिया जाएगा? तो देखिए, हाफ एलपी में भी आपको बेसिक प्लस महंगाई भत्ता दिया जाता है। सीएल लेंगे फिर भी आपको बेसिक प्लस महंगाई भत्ता मिलता है। स्पेशल सीएल पे रहेंगे फिर भी मिलेगा। एलएपी पे रहेंगे फिर भी मिलेगा। इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है जो इसका राइट आंसर हो, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर को डिलीट कर दिया है, यानी कि यहाँ पे सही ऑप्शन सही है। तो इसमें कोई ऑप्शन जो है नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका कोई आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन संख्या 6 है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज एडमिसिबल, यानी कि शिशु शिक्षा भत्ता किस किस कंडीशन में दे है? तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 इल्डेस्ट सर्विंग चिल्ड्रेन ओनली, केवल अधिकतम 2 सबसे बड़े जीवित बच्चों के ही दे है, ये सही है। क्वेश्चन संख्या ऑप्शन नंबर 2 है, 2
से अधिक बच्चों के लिए यदि मल्टीपल बर्थ के परिणाम स्वरूप बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो जाए। तो ये भी सही है। देखिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है प्रथम 2 जीवित बच्चों को ही दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरे इशू जब हो रहा है और उस समय ये 2 या 2 से अधिक बच्चे हो जाते हैं, तो जो प्रथम बार बच्चा हुआ है उसको लेकर और जो दूसरे बार इशू हुआ उसमें अगर जितने बच्चे हुए सभी को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे है। स्कूल जाने वाले बच्चों के शिक्षा पर खर्च के लिए नर्सरी से 12 तक, इसमें जो होता है कि कक्षा 1 यानी कि क्लास 1 से पहले 3 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर सभी है, यानी ऑप्शन 1 2 3 सभी सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 7 है। निम्नलिखित में से किस समय स्लॉट के बीच ड्यूटी करने के लिए सभी समूह सी एवं डी कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता का भुगतान किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेलवे में कब से कब के समय को रात्रि ड्यूटी माना जाता है, यानी कि नाइट माना जाता है। तो 22 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक को रात्रि ड्यूटी माना जाता है, यानी कि इस बीच में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है। रोस्टर किए गए काम के घंटों और वैधानिक सीमा के बीच ड्यूटी के लिए ओवर टाइम भत्ते की दर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द रेट ऑफ ओवर टाइम अलाउंस फॉर ड्यूटी बिटवीन रोस्टर आवर्स ऑफ द वर्क एंड द स्टैट्यूटरी लिमिट? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपको ओवर टाइम दिया जाता है तो ओवर टाइम 2 कंडीशन में, एक तो आपका होता है कि स्टैंडर्ड आवर्स के बाद और स्टैट्यूटरी लिमिट के बीच जब ड्यूटी करेंगे तो आपको 1.5 गुना ओवर टाइम अलाउंस दिया जाता है, और जब आप स्टैट्यूटरी लिमिट यानी कि वैधानिक सीमा के बाद ड्यूटी करेंगे तो आपको ओवर टाइम जो होता है 2 गुना दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि ड्यूटी के लिए ओवर टाइम वैधानिक सीमा के बीच, यानी काम के घंटा और वैधानिक सीमा यानी कि रोस्टर आवर्स और स्टैट्यूटरी लिमिट के बीच अगर आप ड्यूटी करेंगे तो 1.5 गुना, और बियॉन्ड स्टैट्यूटरी लिमिट के बाद ड्यूटी करेंगे तो 2 गुना। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपका 1.5 गुना। प्रश्न संख्या 9 है। निम्नलिखित में कौन सा शिशु देखभाल छुट्टी सही नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यानी कि सीसीएल के बारे में इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? तो सीसीएल का पूरा नाम होता है चाइल्ड केयर लीव। यह जो छुट्टी होता है यह पूरे सेवा काल में 730 दिनों के लिए दिया जाता है, और यह महिला कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पुरुष कर्मचारी है और वह सिंगल पेरेंट्स है तो उसको भी चाइल्ड केयर लीव दिया जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑप्शन समझते हैं कि केवल तभी स्वीकार है जब बच्चा 18 वर्ष से कम का हो। एकदम सही है कि ये सीसीएल जो होता है केवल 18 साल के बच्चों तक को ही दिया जाता है, और अगर बच्चा जो है डिसेबल है तो उसको 22 साल के उम्र तक दिया जा सकता है। उसके बाद देखिए 2 बच्चों तक की देखभाल के लिए, यानी कि सीसीएल छुट्टी जो होता है प्रथम 2 जीवित बच्चों तक के देखभाल के लिए ही दिया जाता है, ये भी सही है। इसका सिर्फ महिला कर्मचारी को ही लाभ ले सकती है, यानी कि ये छुट्टी सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही दिया जाता है, नहीं ये गलत है। क्योंकि अगर कोई सिंगल पुरुष कर्मचारी भी है तो उसको भी सीसीएल छुट्टी दिया जा सकता है। सेवा के दौरान कितने भी दिनों तक इसका लाभ उठाया जा सकता है? नहीं, ये केवल पूरे सेवा काल में 730 दिन के लिए ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ये भी गलत है। तो इस तरह से 2 ऑप्शन जो है गलत आ रहा है, इसलिए देखिए इसका करेक्ट आंसर डिलीट कर दिया है, यानी कि ये दोनों आंसर सही हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर डिलीट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सेवा के दौरान केवल 730 दिन के लिए ही सीसीएल मिलेगा। इसको महिला कर्मचारियों के साथ सिंगल पुरुष भी ले सकता है, और इसमें जो है मिनिमम छुट्टी जो होता है, यानी कम से कम छुट्टी एक बार में आपको कम से कम 5 दिन को लेना पड़ेगा, और एक साल में आपको 3 बार सीसीएल छुट्टी का लाभ ले सकते हैं, और 2 सीसीएल पीरियड के बीच में कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। तो देखिए सीसीएल छुट्टी पे कुछ महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद कर लेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित किस मामले में विशेष आकस्मिक छुट्टी स्वीकृत किया जा सकता है? यानी कि ही इन विच ऑफ द फ्लोइंग केस कैन स्पेशल कैजुअल लीव बी ग्रांटेड, यानी किस केस में जो है स्पेशल सीएल दिया जा सकता है। ऑप्शन हम लोग समझते हैं कि पार्टिसिपेटिंग इन स्काउट कैंप, तो जो स्काउट कैंप होता है उसमें स्काउट में जो कर्मचारी भाग लिए रहते हैं उनको स्पेशल सीएल के तहत ही स्काउट पार्किंग में शामिल होने के लिए छुट्टी दिया जाता है। ट्रेड यूनियन की बैठक में भी स्पेशल सीएल दिया जाता है। डोनेटिंग ब्लड वॉलंटरी, यानी कि स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करने के लिए भी स्पेशल सीएल दिया जाता है। इसलिए ये सभी सही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 4200 रुपये और उससे अधिक ग्रेड पे में कार्यरत प्रभारी वरिष्ठ पर्यवेक्षक अपने अधीन काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को निलंबित कर सकता है जो उससे ग्रेड पे कम हो। मैं आपको बता दूं कि जो 4200 और उससे अधिक ग्रेड के कर्मचारी होते हैं यानी सुपरवाइजरी कर्मचारी होते हैं, वो अपने से लेवल 3 यानी 3 लेवल तक के कर्मचारी को जो है सस्पेंड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कर्मचारी 4200 में है तो वह 4200 से 3 लेवल आएंगे, तो एक लेवल आएंगे तो 2800 होगा, उससे जस्ट नीचे आएंगे तो 2400 होगा और उससे जस्ट नीचे आएंगे तो 2000। तो वह 1900 ग्रेड पे और 1800 ग्रेड पे तक के कर्मचारी को जो है सस्पेंड कर सकता है। क्वेश्चन संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सा मेजर पेनाल्टी नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है विथ होल्डिंग प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, 2 नंबर में है कंपल्सरी रिटायरमेंट, 3 नंबर में है रिमूवल फ्रॉम सर्विस और 4 नंबर ऑप्शन हम लोग देखते हैं निम्न टाइम स्केल वेतन ग्रेड पे पोस्ट अथवा सेवा को कम करना। तो इसमें मैं बता दूं कि इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा ए नंबर, विथ होल्डिंग प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ये जो होता है माइनर पेनाल्टी होता है, जबकि देखिए कंपल्सरी रिटायरमेंट जो होता है मेजर पेनाल्टी होता है जो 7 नंबर की पेनाल्टी होता है। रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो होता है वो 8 नंबर के पेनाल्टी, ये भी मेजर पेनाल्टी होता है। और निम्न टाइम स्केल वेतन ग्रेड पे पोस्ट अथवा सेवा को कम करना, ये 6 नंबर की पेनाल्टी होता है और ये भी जो होता है यह मेजर पेनाल्टी होता है। यानी कि 1 से लेके 4 तक जो होता है वह माइनर पेनाल्टी होता है और 5 से लेके आपको लेवल 9 तक के जो पेनाल्टी होता है, वो नंबर 9 तक के जो पेनाल्टी होता है वह मेजर पेनाल्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रेल सेवक को रेल सेवक नियम अनुशासन और अपील नियम 1968 के किस नियम के तहत बिना किसी जांच के रेलवे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक नियम रूल 14 जो है, किसी भी रेल कर्मचारी को अगर प्रशासन को उस पे किसी प्रकार का संदेह है तो उसको बिना किसी जांच को नियम 14 के तहत जो है उसको डिसमिस कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये बहुत ही, तो इसमें 14 में नियम 3 होता है, यानी 14 के 1, 14 के 2 और 14 के 3। 14 के 1 के तहत जो होता है उसमें अगर किसी कर्मचारी पर जो कोर्ट होता है, कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया है तो 14(1) के तहत जो है उस कर्मचारी को बिना जांच किए हुए उस कर्मचारी को रिमूव डिसमिस किया जा सकता है, क्योंकि कोर्ट जो है ऑलरेडी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उस पर दोषी ठहराया होगा। इसलिए 14(1) के तहत जो है उसको बिना जांच के हम लोग रिमूव कर सकते हैं। 14(2) के तहत जो इंक्वायरी, जो डिसिप्लिनरी और ट्रीटी होता है, उसको यह लगता है कि जो कर्मचारी है उसको जांच करना, यानी कि उसको जांच में बुलाना संभव नहीं है। जैसे कि अगर कोई कर्मचारी आतंकवादी बन गया है, क्रिमिनल बन गया है, तो उसका जांच करना, इंक्वायरी करना किसी प्रकार से पॉसिबल नहीं है। इसलिए नियम 14(2) के तहत जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको रिमूव डिसमिस कर सकता है। और 14(3) के तहत राष्ट्रपति को लगता है कि कर्मचारी का जांच इंक्वायरी करना पॉसिबल नहीं है, तो 14(3) के तहत राष्ट्रपति जो है उस कर्मचारी को बिना इंक्वायरी के रिमूव कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 14 है, कैजुअल लीव कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स विथ, यानी कि आकस्मिक अवकाश को किसके साथ जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे एलएपी, आकस्मिक अवकाश को एलएपी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, एलएचएपी के साथ भी नहीं जोड़ सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, जो मैं आपको बता दूं कि जो आईआरईसी इस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 के चैप्टर 5 जो है उसमें लीव रूल दिया हुआ है। लीव रूल के अंतर्गत जो है एलएपी, हाफ एलएपी, ये सभी लीव रूल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो सीएल होता है यह लीव रूल के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि उस चैप्टर में सीएल का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो सीएल को अगर चैप्टर 5 में जितने भी लीव रूल है, यानी जितने भी लीव है, उसमें से किसी के साथ भी सीएल को ऐड यानी कि साथ में नहीं जोड़ा जा सकता है। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे जो होता है यह ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को दिया जाता है, जो प्रत्येक साल 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलता है। तो इस रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के साथ जो होता है सीएल को ऐड किया जा सकता है, यानी आगे या पीछे लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न संख्या 15 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीओ। तो बहुत ही आसान प्रश्न दिया है। पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन एंड पेमेंट ऑर्डर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। पीपीयू जो होता है यह रिटायर कर्मचारियों के पक्ष में जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या है 16, क्षेत्रीय रेलवे स्तर पर कर्मचारी कल्याण निधि का अध्यक्ष कौन होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ बेनिफिट फंड एट जोनल रेलवे लेवल। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, यानी कि जो जोनल स्टाफ बेनिफिट फंड होता है उसका चेयरमैन कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि प्रिंसिपल चीफ, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं। इसका ये राइट आंसर नहीं होगा, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर होते हैं। और जो डिवीजन स्तर पे होता है उसका जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं सीनियर डीपीओ। तो जोनल में आप याद कर लेंगे पीसीपीओ होंगे, और डिवीजन में जो होंगे वह सीनियर डीपीओ होते हैं। और इसका जो सचिव होते हैं डिवीजन स्तर पर वह एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं डीआरएम के द्वारा। वेलफेयर इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए जाते हैं डीआरएम के द्वारा, जो डिवीजन स्तर पर एक इसका सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि सचिव होते हैं। और जो जोनल लेवल पर एसपीएफ का सेक्रेटरी होते हैं वह जीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और वह एक वेलफेयर ऑफिसर होते हैं। तो इस तरह से आपको याद कर लेना चाहिए कि स्टाफ बेनिफिट फंड का जो जोनल स्तर पर अध्यक्ष होंगे पीसीपीओ, और सचिव जो होंगे वह एक वेलफेयर ऑफिसर होंगे जो जीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। और जो डिवीजन पर इसका चेयरमैन होंगे वह सीनियर डीपीओ होंगे, और जो इसका सचिव सेक्रेटरी होंगे डिवीजन स्तर पर वह एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होंगे जो ए नॉमिनेट बाय डीआरएम। प्रश्न संख्या 17 है, सेवा वितरण संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक प्राधिकारियों को अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक के लिए उपलब्ध ऑनलाइन मंच के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपी ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरटीआई, यानी आरटीआई के संदर्भ में एफएए का पूर्ण रूप क्या है। तो एफएए का पूर्ण रूप होता है फर्स्ट अप्लीएंट अथॉरिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। यहाँ भी देखिए फर्स्ट अप्लीएंट अथॉरिटी, यानी 2 ऑप्शन एक ही जगह कर दिया है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर को डिलीट कर दिया है, यानी ये ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या है 19, वर्ष इतना में रेलवे बजट संघ बजट में शामिल हो गया था। रेलवे बजट वाज द मर्ज विथ द यूनियन बजट इन द ईयर, यानी कि रेलवे बजट को सेंट्रल बजट में कब कंबाइंड कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17-18। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, किसी
संपत्ति के अधिग्रहण के लिए किया गया व्यय क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, रेलवे पर किस प्रकार के व्यय के मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी संसद के वोट के लिए प्रस्तुत किए बिना सूचित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या है 22, निम्नलिखित में कौन सा रेलवे के आय के स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक उद्धार, यानी कि इंटरनल बोरिंग। यहाँ पे देखिए, कोचिंग सर्विस से रेलवे को इनकम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस से भी होता है, सन्ड्री अर्निंग यानी विविध कमाई भी होता है, लेकिन आंतरिक उद्धार नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या हो जाएगा 23 नंबर, सरकारी संगठन अब्लिक विभागों अब्लिक पीएसयू द्वारा खरीदी गई विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए समर्पित ई मार्केट का नाम क्या है? तो अभी जो केंद्र सरकार है उसके कोई भी चीज वस्तु खरीदनी है, यानी केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिस है उसमें कोई भी सामान को खरीदना है तो जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीदा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम, जिसका फुल फॉर्म होता है गवर्नेंस ई मार्केटिंग प्लेस। आज का प्रश्न 24 है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विवादित अब्लिक आपत्ति वाला डेबिट वापस लिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेडिट एडवाइस नोट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सीएजी जिसको बोला जाता है। प्रश्न संख्या 26 है कि PH17 का प्लान हेड सह समन्वयक कोऑर्डिनेट कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा PCCM। प्रश्न संख्या 27 है कि डेप्रिएशन फंड किसके लिए उपदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, ऑप्शन संख्या 2 सही है। आज का क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में रेल प्राधिकरणों द्वारा किए गए व्यय की समीक्षा की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि क्या आवंटनों में कोई संशोधन आवश्यक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है अगस्त रिव्यू के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है आज का 29, द परसेंटेज ऑफ वर्किंग एक्सपेंसेस टू ग्रोस अर्निंग इज रिप्रेजेंटेड बाय? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के माध्यम से ही सकल आय पर कार्य व्यय का प्रतिशत निम्न द्वारा दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर ऑपरेटिंग रेशियो हो जाएगा। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर जीवन यापन की उच्च लागत की भरपाई के लिए दिए जाने वाले भत्ते को क्या कहा जाता है? तो डियरनेस अलाउंस, जो आपको डीए मिलता है वह मूल्य सूचकांक में वृद्धि के आधार पर ही डीए का घोषणा किया जाता है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को एक साल में 2 बार दिया जाता है, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। तो ये था एओएम का प्रश्न पत्र का एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन और फाइनेंशियल सेक्शन और राजभाषा सेक्शन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और आगे इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।